नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में अभी एक दो दिन पहले एक बड़ा टर्न आया है, मोड़ आया है। बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उत्तराखंड की राजनीति में यह बड़ी घटना है जिसको केवल कुछ बिंदुओं से ही समझा जा सकता है, और यह बड़ी घटना इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यशपाल आर्य बिल्कुल साफ तौर पर मना कर चुके थे कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। यशपाल आर्य ने कुछ ही दिन बाद ऐसा क्यों कहा, क्या क्या समीकरण बैठाए गए, क्या क्या बातें हुई, क्या समझकर कांग्रेस ने उनको आगे किया है। जाहिर है यशपाल आर्य अपनी समझ से तो ना कर ही चुके थे चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर उन्होंने हां कहा है तो यह पार्टी नेतृत्व का फैसला है। यह कैसे नेतृत्व का फैसला है इसको भी समझते हैं। आप कुछ बिंदुओं को देखिए। पहली बात, उत्तराखंड की राजनीति में यशपाल आर्य सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। वो कांग्रेस के तो सबसे बड़े दलित चेहरे हैं ही, बीजेपी के पास भी प्रदेश की राजनीति में दलित चेहरे के तौर पर उनकी काट बहुत ज्यादा है नहीं, खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में यशपाल आर्य राजनीतिक हस्तक्षेप रखते हैं। कुमाऊं की राजनीति में बीजेपी के पास कोई उनके बराबर का चेहरा है नहीं। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि अगर वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उनका टिकट करीब करीब पक्का ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके टिकट के साथ कोई छेड़छाड़ कर कांग्रेस दलित विरोधी होने का संदेश प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगी, और उस समय तो और भी नहीं देना चाहेगी जब कांग्रेस दलित राजनीति के इर्द गिर्द ही प्रदेश में पूरा का पूरा ताना बाना बुन रही है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से ही सटी हुई है अल्मोड़ा लोकसभा सीट। यह आरक्षित सीट है और इस पर भी यशपाल आर्य का बड़ा प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नैनीताल उधम सिंह नगर में तो जाहिर सी बात है उनका बड़ा असर है ही। पहले यशपाल आर्य ने सीधे सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन अब वो खुद ही अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर एक बड़ा मूव उत्तराखंड में राजनीति में किया है। यह माना ही जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा सीट पर चिंता की लकीरें पैदा हुई है यशपाल आर्य के मैदान में आने के बाद, क्योंकि अब इन सीटों पर कोई हल्का उम्मीदवार या फिर केवल काम चलाऊ उम्मीदवार या फिर केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर किसी को चुनाव मैदान में उतरकर बीजेपी संकट में आना नहीं चाहेगी। अब बीजेपी को इन दोनों सीटों पर ही किसी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना होगा जो बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप, बड़ा राजनीतिक चेहरा इन लोकसभा सीटों पर बनता हो। यह एक साफ सी तस्वीर बन गई है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यशपाल आर्य की बिल्कुल साफ साफ ना के बाद वह इतनी आसानी से हां में कैसे बदल गई, इसको कुछ तथ्यों से समझा जा सकता है। कुछ तस्वीर, एक साफ साफ तस्वीर बनती है, उसको समझने की जरूरत है। बीजेपी ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड की राजनीति में एक फैसला लिया है। बीजेपी ने उत्तराखंड में उन 23 सीटों पर पूरा फोकस कर दिया है जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई थी। बीजेपी की हार की 2 सबसे बड़ी वजह मानी गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब पार्टी ने विश्लेषण किया था। एक कमेटी बिठाई गई थी कि बीजेपी इन सीटों पर क्यों हारी। पहली बात, पार्टी में प्रदेश लेवल पर अंदरूनी कलह है। परिणाम के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में भीतरघात की जांच कराई थी, एक कमेटी का गठन किया था जिसमें यह निकलकर सामने आया था कि पार्टी बहुत सी सीटों पर बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह के कारण हारी है। पार्टी के कई नेताओं ने एक दूसरे को हराने के जोड़ तोड़ बैठाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरी वजह यह मानी गई कि उत्तराखंड में बीजेपी के साथ दलित और पिछड़ा वोट आया नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए था। हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, जवालापुर, बद्रीनाथ, भगवानपुर, मंगलोर, पिरानकलियर, खटीमा, नानकमत्ता, हल्द्वानी, धारचूला, झबरेड़ा, लक्सर, जसपुर, चक्राता, ये सीटें बीजेपी हारी थी। इसके अलावा भी जो सीटें हारी थी आप उनको देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए उन सीटों के संदर्भ में। इन सीटों पर या तो अल्पसंख्यक वोट निर्णायक है, या फिर जो मैदानी सीटें हैं उन पर अल्पसंख्यक वोट निर्णायक है, या फिर दलित वोट निर्णायक है। दलित वोट खेल को बना और बिगाड़ सकने की सामर्थ्य रखता है। अब बीजेपी इन सीटों के साथ साथ उन सभी 23 सीटों की जिम्मेदारी अपने सांसदों को सौंप रही है, सौंप चुकी है जो हारी थी।
यानी बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है वो इन सीटों पर जीत का गणित साधेंगे। बीजेपी इन सीटों पर क्यों हारी यह समझने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत कांग्रेस ने यशपाल आर्य को आगे किया है, यानी उत्तराखंड में पूरी लड़ाई दलित और ओबीसी वोटों पर केंद्रित होती जा रही है और कांग्रेस इसी वोट की राजनीति के लिए उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। हरीश रावत, यशपाल आर्य, कर्ण मेहरा सहित कांग्रेस के कई नेता यह बात कह चुके हैं। हालांकि नेशनल पॉलिटिक्स भी कांग्रेस इसी मुद्दे पर जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसी मुद्दे को लेकर आया गया है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में कभी इस तरह इन मुद्दों पर चुनाव हुआ नहीं है। स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव होता था, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे रहते थे, राजनीति का क्षेत्रीय तौर पर बंटवारा रहता था, लेकिन जाति आधारित राजनीति को उत्तराखंड की राजनीति के सेंट्रल में कांग्रेस लेकर आई है। जबकि अगर पिछले 23 साल में देखें तो उत्तराखंड की राजनीति में दलित नेताओं का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा नहीं है। इसीलिए यह तो समझा ही जा सकता है कि बीजेपी मौजूदा तौर पर इस समीकरण के, केवल इस समीकरण की अगर हम बात करें तो बीजेपी मौजूदा तौर पर चिंता में दिखती है और कांग्रेस बीजेपी की इस चिंता को समझ रही है। इसीलिए बड़े सोच समझकर सलाह मशवरे के बाद यशपाल आर्य को आगे किया गया है, यह घोषणा की गई है। बीजेपी यह कहकर इस घोषणा को कमतर करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसीलिए कांग्रेस यशपाल आर्य पर दांव खेलना चाह रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से एकदम से साफ इनकार किया था। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने मीडिया से बुलाकर कहा कि वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। हाईकमान जो निर्णय लेगा मुझे मंजूर होगा। इसीलिए यह साफ सी बात है कि उनकी हां बहुत ही सोच समझकर सलाह मशवरे के बाद लिया गया निर्णय है। जब इस बारे में यशपाल आर्य से जनता टीवी ने बात की तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि हमारे सहयोगी साथी चाहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरूं। वह बहुत साफ कह रहे हैं कि यह फैसला मेरा नहीं है, पार्टी के मेरे सहयोगियों का है। वो यह भी कहते हैं कि बहुत ही सोच समझने के बाद मैंने हामी भरी है। उनकी बातें भी बताती है कि यह जो यशपाल आर्य का निर्णय है यह उनका कम है, कांग्रेस के नेतृत्व का निर्णय अधिक है। जाहिर सी बात है समीकरण इन दोनों सीटों पर इसी तरह के बनते हैं। इसीलिए यशपाल आर्य का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए लाभकारी रहेगा, यह माना ही जाना चाहिए मौजूदा समीकरण में। लेकिन बीजेपी के सांसद जो 23 सीटों पर गणित साधने के लिए निकले हैं, वह इन 23 सीटों पर कितना गणित साध पाएंगे यह एक समझने वाली बात है। इन सीटों पर पार्टी 2022 में हारी थी, इसीलिए इस कैलकुलेशन को समझना चाहिए। बीजेपी सांसद 6 से 17 नवंबर तक इन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे और ज्यादातर सांसदों को अपनी ही लोकसभा सीट में उन विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो हारी थी बीजेपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद मीडिया को बताया है कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और जवालापुर विधानसभा, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरानकलियर, नैनीताल, इसके साथ सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और हल्द्वानी और अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चकराता सीट की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा जनता हारी हुई सीटों पर बीजेपी के सांसदों को कितना गंभीरता से लेती है, वो इन सीटों पर कितना समीकरणों को संभाल पाते हैं। और नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर यशपाल आर्य की काट के तौर पर किसको बीजेपी आगे करती है, यह देखना होगा कि बगैर संगठन के कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य उत्तराखंड में कांग्रेस को कितने लाभ की स्थिति में ला सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के पास अभी तक कार्यकारिणी नहीं है, यानी कि कर्ण मेहरा के पास अपनी टीम ही नहीं है, संगठन ही नहीं है, जबकि चुनाव को बस कुछ ही माह का समय बाकी रह गया है, आम चुनाव को। इसीलिए मौजूदा दौर में यह सही बात है यशपाल आर्य को आगे कर कर एक टर्म कार्ड कांग्रेस चलना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस का यह तुरप का पत्ता कितना साबित होगा पूरी समीकरण को बदलने में, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।